नमस्कार, मैं हूं देवराज पटेल और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे NCERT गणित कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण हल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 से पहले हम अध्याय 1 संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर एक नज़र डालेंगे। तो पहला है अंक, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अंक किसे कहते हैं तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। यानी 0 से 9 जो 9 तक की संख्या है उसे ही अंक कहते हैं। दूसरा है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या का उपयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बढ़ता जाएगा सीधा अनंत तक, यानी जहाँ तक हम गिन सकते हैं। तीसरा है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। यानी जो प्राकृत संख्या का समूह है इसमें हम 0 को शामिल करेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो देखिए पूर्ण संख्या को W से दर्शाया गया है क्योंकि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और ये होल नंबर है, यह पूर्ण संख्या बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आगे अनंत तक बढ़ता रहेगा। और चौथा है पूर्णांक। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हों उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, इसलिए इसको i से दर्शाया गया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या के समूह में 0 भी है और 0 से दाएं तरफ पूरी धनात्मक संख्याएं अनंत तक चलेंगी और बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 ऐसे क्रमशः अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं जाएंगी। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं 5वें नंबर को, और 5वां नंबर है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि वे सभी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और हर में यानी ये जो Q है Q हर में है तो हर में हम 0 नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ बताया गया है कि जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। इसका उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 3/4 है, 5/8 है आदि। ठीक है, तो बटे में 4 है, 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। PQ दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q के जगह में यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं 6वें नंबर पर, और 6वां नंबर है सम संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 12। यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, यानी जिसका भाग 2 से दें तो वो पूरा कट जाए, शेष फल ना बचे, वो कहलाएंगी सम संख्या। तो यहाँ सम संख्या का उदाहरण आप देख ही रहे हैं, 4, 6, 8, 12 ये भी अनंत तक बढ़ता जाएगा। अब सम संख्या के बाद देखते हैं विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी सम संख्या का एकदम उल्टा विषम संख्या है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 है, अगर 1 में हम 2 का भाग करेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। 3 में अगर भाग करेंगे तब भी नहीं होगा, एक शेष फल बचेगा। 5 में, 7, 9 ये पूरी तरह विभाजित नहीं होते। तो ये हो गए विषम संख्या। चलते हैं और आगे, और 8वें नंबर पर है भाज्य संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो यौगिक संख्या या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 10, 16, 40। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं यानी अगर 4 का भाग करना है तो वो 4 और 1 के अलावा किसी और संख्या से कटे तो वो संख्या भाज्य कहलाएगी। जैसे यहाँ 4 है
तो 4 एकम 4 और 1 चौको 4 भी कटता है, लेकिन ये 2 दूना 4 भी कटता है, इसलिए यह भाज्य होगा। अगर यह 2 दूना 4 या किसी और संख्या से स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से न कटती हो तो वो अभाज्य संख्या कहला जाती। ठीक है। और 9वां है अभाज्य संख्या। 9वां है अभाज्य संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं 2 है, तो 1 दूना 2 या 2 एकम 2 ही कटेगा, यानी 2 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 3 भी, 3 जो है 3 से ही कटेगा या कि 1 से ही कटेगा। 5 भी ऐसा ही है, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं ऐसे ही हैं। तो जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और 10वें नंबर पर देखते हैं सह अभाज्य संख्या। जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जिसको HCF कहते हैं, अगर 1 होता है तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जब दो प्राकृत संख्या लेंगे और उन दोनों का HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और अगर उन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 आता है तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है 4, 9, तो 4 सम संख्या है, 9 विषम संख्या है। ठीक है। 2, 7, तो ये दोनों जो जोड़े बने हुए हैं ये सह अभाज्य संख्या के जोड़े हैं। चलते हैं और आगे, बस इसमें केवल 2 परिभाषाएं और बची हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं और कवर करने के बाद चलेंगे हम प्रश्नावली 1.1 पर। 11वां नंबर है स्थानीय मान। आप लोगों ने सुना ही होगा कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आप लोग 8वीं तक पढ़ते ही आए ही होंगे। चलिए एक बार इसको और रिपीट करते हैं कि किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। स्थान परिवर्तन से अंकों के स्थानीय मान में भी परिवर्तन होता है। यानी किसी संख्या में, अब संख्या अंकों से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका मान कहलाती, उसका स्थानीय मान कहलाता है। देखिए, स्थान अगर परिवर्तित होता है, अगर अंकों का स्थान बदला जाता है तो उसका स्थानीय मान भी बदल जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 432 में अंक 4, 3, 2 का स्थानीय मान क्रमशः 430 और 2 है। ठीक है। तो 4, अब सैकड़े में इकाई दहाई सैकड़ा, 4 सैकड़ा है तो 400 हो गया। दहाई में है तो 3 का 10 से गुणा, 3 दाम 30 हो गया। और 2 इकाई में है तो 2 का स्थानीय मान 2 ही है। अगर इनका स्थान बदल देते हैं, जैसे 3, 2, 4 ऐसा कर देते हैं, तब यहाँ 3 का स्थानीय मान 300 होगा, 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा और 4 का स्थानीय मान 4 रह जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 12वें नंबर को, ये है अंकित मान। अंकित मान को वास्तविक मान और मूल्य मान भी कहते हैं। किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, यानी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें 7 है, चाहे वो सैकड़े के स्थान पर हो, चाहे 1000 के स्थान पर हो, चाहे लाख के स्थान पर हो, तो उसका स्थानीय मान अंकित मान 7 ही होगा। किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। स्थान परिवर्तन से अंकों के अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5, 7, 6, यानी 576 में अंक 5, 7, 6 का अंकित मान क्रमशः 5, 7 और 6 ही होगा। थोड़ा और आगे इसको बताएंगे। जैसे यहाँ 5, 7, 6 है, अगर इसको 7, 6, 6, 7, 5 लिखें तो इसमें भी 6 का अंकित मान 6 ही होगा, 7 का अंकित मान 7 ही होगा और 5 का अंकित मान 5 ही होगा। यानी इनका अगर स्थान बदल जाए तो इनका अंकित मान नहीं बदलता है, बल्कि परिमेय संख्या में स्थानीय मान में अंकों का स्थान बदलने पर उनका स्थानीय मान बदल जाता है। तो हमें आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब प्रश्नावली 1.1 पर। पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें हल लिखेंगे और हल होगा हाँ, कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है
क्योंकि हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब देखिए शून्य को P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। 0/1, 0/3, 0/5, 0/6 कुछ भी लिख दीजिए। यानी शून्य अगर अंश पे होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू कहाँ है, हर में है। ठीक है, तो हर में क्यू नहीं होना चाहिए बस। तो हमने 0/1 लिखा है शून्य को परिमेय संख्या के रूप में, और जब हम शून्य में 1 का भाग करेंगे तो 1 शून्य शून्य कट जाएगा, 3 शून्य शून्य कटेगा, 5 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य। यानी चाहे कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसका गुणा शून्य से होगा तो वह शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलते दूसरे नंबर पर। दूसरा प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। अब देखिए हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 6 धन 1 यानी 6 से 1 अधिक बराबर 7 बराबर 7 हर लेंगे, यानी हर में 7 होना चाहिए, बराबर 7 हर लेकर लिखना होगा। ठीक है, तो जब हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे तो हमें 6 1 7 यानी 6 में 1 अधिक जोड़ करके परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसको लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 तो 3 है, तो इसमें क्या करेंगे 7/7 का गुणा कर देंगे, तब इसका 7 हर आएगा। तो क्या होगा 3 7 21 और बटे 7। इधर है 4 तो 4 है, 4 में भी 7/7 का गुणा कर देंगे, तो 4 7 28 बटे 7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 अतः 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, 6 परिमेय संख्या हो जाएगा 21/7 के बाद क्या आता है 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हल करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 5 धन 1 अर्थात 6 यानी 5 से 1 अधिक 6 को अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। अंश व हर में
गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, इसलिए 5 में 1 अधिक अर्थात 6, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो 6 को अंश और हर से हम गुणा करके लिखेंगे। तो 3/5 में 6/6 का गुणा हो जाएगा, 6 3 18 बटे 6 5 30 हो गया, तथा 4/5 में भी 6/6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 चौको 24 बटे 6 5 30। अब इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर 18/30 के बाद होगा 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, फिर आ जाता है 24/30, यानी आपकी 5 परिमेय संख्याएं तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हल हो जाएगा हाँ, यानी यह कथन सत्य है, लिखेंगे यह कथन सत्य है। अब क्यों सत्य है आपको ये भी बताना है। तो यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या होते हैं, तो इसका आंसर हो गया कि यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या होते हैं, इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब चलते हैं चौथे के दूसरे नंबर पर, और चौथे का दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका भी हल करेंगे, तो इसका आंसर होगा कि यह कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है आपको यह भी बताना है। तो क्योंकि पूर्णांक संख्या में शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या होते हैं। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक संख्या में शून्य से सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में शून्य से सभी धनात्मक संख्याएं बस होते हैं। अब देखते हैं चौथे का तीसरा, और चौथे का तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, आपको ये बताना है। और यह इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी यह कथन असत्य है। अब इसका कारण भी बताना है। तो यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या
पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं कि 3/5 यह एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। 1/3, 10/19 ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। ये परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपका तीसरे का चौथे का जो तीसरा है उसका आंसर है कि हाँ, यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है, 10/19 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या ये 3/5, 1/3 और 10/19 ये पूर्ण संख्या नहीं है। हमें आशा है कि आपको प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक परिभाषाएं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ताकि हम आपकी समस्या का, आपकी प्रॉब्लम का निराकरण कर सकें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।